प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्या के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों देशों के बीच हुआ समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान। खेल, डिजिटल, उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर बनी सहमति। रक्षा, क्लीन एनर्जी और मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर भी हुई अहम चर्चा। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। लोकसभा में जम्मू कश्मीर से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा जारी। राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा। तमिलनाडु के बाद आंध्र तट से टकराया चक्रवात मिग्जॉम। इलाके में तेज बारिश शुरू। हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट। इसरो ने चंद्रयान-3 के अहम हिस्से को धरती की कक्षा में वापस लाने में पाई सफलता। इसरो के सफल प्रयोग से भविष्य में चंद्रमा से लाए जा सकेंगे नमूने। और मलेशिया में जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से जारी। भारत ने बनाई शुरुआती बढ़त। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों ही नेताओं के बीच ये मुलाकात नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में हुई। केन्या के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। दोनों ही नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। दोनों ही देशों के बीच 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। ये ज्ञापन खेल, डिजिटल, उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सहमति। वहीं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और केन्या के ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड के बीच भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। भारत केन्या को कृषि क्षेत्र में सहयोग करने और अत्याधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देने पर भी सहमत हुआ है। 2 कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमने अपने अनुभव साझा करने पर सहमति जताई। केन्या के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए हमने $250 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। आधुनिक समय की जरूरतों के अनुसार हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की उपलब्धियों को केन्या के साथ साझा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज किए जा रहे समझौते से हमारे प्रयासों को बल मिलेगा। रक्षा और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र को लेकर भी दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। वहीं हिंद महासागर से दोनों ही देश जुड़े हैं। ऐसे में मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर भी दोनों ही देश विजन डॉक्यूमेंट जारी करने पर सहमत हुए। हिंद महासागर से जुड़े हुए देशों के रूप में मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी और ड्रग ट्रैफिकिंग हमारी साझा प्राथमिकता के विषय हैं। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए हम मैरीटाइम कोऑपरेशन पर जॉइंट विजन स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। केन्या और भारत का करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक, उसमें हमारे सभी प्रयासों को बल देगा। भारत और केन्या एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। इस संबंध में हमने काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने का निर्णय लिया है। वहीं केन्या के राष्ट्रपति ने संयुक्त वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सफल G20 के आयोजन और अफ्रीकी संघ को G20 की सदस्यता दिलाने के लिए बधाई दी। I have congratulated Prime Minister Modi for successfully hosting the G20.
and for successfully championing the cause of the African people, the 1.4 billion people in our continent, that today, because of Prime Minister Modi's engagement and championship, the Africa Union is now a member of the G20. I have also congratulated Prime Minister Modi for his leadership in the Global South and for summoning us in the Global South to the Voice of the Global South Summit that I was privileged to attend virtually. केन्या के राष्ट्रपति ने भारत की विकास यात्रा को सराहा। खासतौर पर आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं वाली योजनाओं को उन्होंने भारत के साथ सोलर अलायंस और बिग कैट अलायंस जैसी वैश्विक मुहिम में भागीदारी करने की भी बात कही। Kenya has joined the Alliance of Biofuels and also the Solar Alliance as we tap into our renewable assets in Kenya. I have told Prime Minister Modi that Kenya has 92% of its grid as green, and we are well underway in being a hub for green manufacturing and green industrialization, and we will want to share in the experience of India and some of their manufacturing capabilities that require green energy can have a safe place in Kenya. बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयक सदन पटल पर रखे गए, जिस पर चर्चा जारी है। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का प्रावधान है, जबकि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 में परिसीमन के बाद क्षेत्रीय संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिमी देशों में बैंकिंग क्षेत्र की हालत अच्छी नहीं है, जबकि भारत में ये क्षेत्र बहुत अच्छा काम कर रहा है। Last year, major bank collapses happened both in the United States of America and in Switzerland and in Germany. And here we are showing you figure year after year about NPA coming down. Doesn't that indicate the health of... सीटों की संख्या की दोगुनी से ज्यादा है। इनमें 33 नई सीटें हैं, जबकि 2018 में जीती हुई 19 सीटों पर इस बार भी उसने अपना दबदबा बनाए रखा। वहीं कांग्रेस आकांक्षी जिलों में केवल 24 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि 2018 में 52 सीट इसके खाते में आई थी। इनमें से कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत को बरकरार रख पाई और 5 नई सीटों पर जीत हासिल की। राज्यवार बात करें तो मध्य प्रदेश में आकांक्षी जिलों की 35 सीटें, छत्तीसगढ़ में 21, राजस्थान में 17 और तेलंगाना में 8 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा ने आकांक्षी जिलों में 35 में से 30 सीटें जीती हैं, जबकि शेष 5 कांग्रेस के पास गई। राजस्थान में भाजपा ने इन जिलों की 17 सीटों में से 10 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस और बसपा ने क्रमशः 6 और 1 सीट जीती। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने आकांक्षी जिलों की 21 सीटों में से 11 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटें जीती और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी GGP को
मिली और तेलंगाना में आकांक्षी जिलों की 8 सीटों में से कांग्रेस ने 4, बीआरएस ने 2 और भाजपा और सीपीआई ने 1-1 सीट जीती। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम का मकसद देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान करना और उनके समग्र विकास में मदद करना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में एससी और एसटी सीटों पर भी भाजपा का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की 10 सीटों में से भाजपा ने 4 पर जीत दर्ज की। वहीं अनुसूचित जनजाति वाली 29 सीटों में से 17 पर भाजपा विजयी रही। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एससी की 35 सीटों में से भाजपा ने 26 पर जीत दर्ज की, जबकि एसटी की कुल 47 सीटों में से भाजपा ने 24 पर कब्जा जमाया है। वहीं राजस्थान में अनुसूचित जाति की 34 सीटों में से भाजपा ने 21 पर जीत हासिल की, जबकि अनुसूचित जनजाति वाली 25 सीटों में से भाजपा के खाते में 12 सीटें आईं। उधर विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस द्वारा बंटवारे की राजनीति शुरू कर दी गई है। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच बंटवारे के इन प्रयासों पर पीएम मोदी ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वे अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता से खुश रहें, लेकिन उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहना होगा। 70 साल पुरानी आदत इतनी आसानी से नहीं जा सकती। साथ ही लोग बहुत समझदार हैं, इसीलिए इन्हें आगे भी ऐसे और झटकों के लिए तैयार रहना चाहिए। बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीजी न्यूज। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हज यात्रा पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हज यात्रा को सार्थक और सुलभ बनाने पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हज यात्रियों में महिला हज यात्रियों के लिए सरकार विशेष प्रबंध करेगी। I would like to highlight to my friends in the media and Excellency, to your kind self, that we are deeply appreciative of the help that we have received from the Kingdom of Saudi Arabia for extending special help and cooperation for the smooth conduct of Hajj, not only every year, but also particularly in the Hajj 2023, where close to 47% of our pilgrims who embarked on Hajj from India were women, including close to 4,000 women who went under the Lady Without Merham category, which is an all-time high in my nation. सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्री तौफीक बिन फौजान अल राबिया ने कहा कि हज यात्रा और सभी दस्तावेजों को बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। हज यात्रा के लिए 90 दिन उम्रा वीज़ा और सीधी उड़ान का भी विशेष प्रबंध किया गया है। Visa is valid for 90 days, allows holders to reside and travel within the kingdom, ensuring an efficient and convenient pilgrimage experience. This scheme seeks to streamline the visa acquisition process and enhance the overall accessibility for Umrah pilgrims. During our meetings, we explored various opportunities that we aim to capitalize on and challenges that we are dedicated to overcoming to facilitate the arrival of more Umrah pilgrims and visitors to the two holy mosques. Our collaborative efforts have significantly increased the number of Umrah pilgrims from India, surpassing 1.2 million in 2023. That is 74% increase in comparison with 2022. We are committed to initiating discussions to enhance the range of direct flights options between our two nations. विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने हज यात्रा के बारे में बताया कि भारत और सऊदी अरब के बीच विस्तार से चर्चा की गई है। दोनों देशों ने हज यात्रियों के लिए सुरक्षा एवं व्यवस्था को लेकर अपनी सहमति जताई। Hajj pilgrimage is an important aspect of bilateral relationship between India and Saudi Arabia. The continuous success of Hajj pilgrimage
undertaken by our citizens is a testament to the strong commitment made by both countries. I take this opportunity to place our sincere appreciation to the leadership and the authorities concerned in Kingdom of Saudi Arabia for the successful Hajj arrangements earlier this year for Indian pilgrims. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि संस्कृत हमारी संस्कृति की पहचान और वाहक रही है। संस्कृत भाषा में एक लोकप्रिय कथन है, भारतस्य प्रतिष्ठे दे संस्कृतम संस्कृतिस्थता। इसका भावार्थ ये है कि भारत की प्रतिष्ठा के दो आधार हैं, देववाणी संस्कृत भाषा और हमारी समृद्ध संस्कृति। संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति की संवाहिका रही है, हमारे देश की प्रगति का आधार रही है और ये भाषा हमारी पहचान भी रही है। संस्कृत भाषा में हजारों वर्षों से निरंतर चली आ रही ज्ञान परंपरा का अजस्र प्रभाव दिखाई देता है। संस्कृत का व्याकरण इस भाषा को अतुलनीय वैज्ञानिक आधार देता है। 14 माहेश्वर सूत्रों की आधारशिला पर अष्टाध्यायी के रूप में संस्कृत व्याकरण का सुदृढ़ प्रासाद पाणिनि द्वारा निर्मित किया गया है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।